नमस्कार, मैं हूं अंकित और आप देख रहे हैं टीवी 9 बिहार झारखंड। आज हमारे साथ एक खास मेहमान है, ऐसे मेहमान जो नेपाल में 34 वर्षों से हिंदी भाषा की लड़ाई लड़ रहे हैं। लड़ाई ऐसी कि वकालत की पढ़ाई के बाद वकालत की प्रैक्टिस नहीं की। प्रैक्टिस इसलिए नहीं की क्योंकि वकालत नेपाली भाषा में करना था। नेपाली भाषा में वकालत करना इनको स्वीकार नहीं था, इसलिए उन्होंने वकालत का पेशा छोड़ दिया और तब से लेके आज तक ये एक पार्टी के साथ है, राष्ट्रीय मुक्ति पार्टी नेपाल नाम है इसका, लेकिन उसके साथ ही ये हिंदी की लड़ाई लगातार लड़ रहे हैं। इंट्रो हो गया, इसके बाद मैं डायरेक्ट सवालों पर ही आता हूं। रमन पांडे सर, आपका बहुत स्वागत है। इंडिया में, भारत में स्वागत है और टीवी 9 में खास तौर से बहुत बहुत आपका स्वागत है। आपका धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। चूँकि आपने भारत में मेरा स्वागत किया है तो मैं भी आपको अपनी ओर से दो पंक्ति निवेदित कर दूं कि भारत जो है वह अपने आप में विविधताओं का दर्पण है, एकता की मूरत है और लोकतंत्र का मंदिर है। तो इस विशिष्ट धरती पर मैं आया हूं नेपाल से और आपने मेरा अभिनंदन किया, इसके लिए मेरा आपको सादर आभार। पहला सवाल या हमारे दर्शकों की जानकारी के लिए भी यही मैं जानना चाहूँगा कि हिंदी की लड़ाई नेपाल में, इतनी बड़ी लड़ाई, क्योंकि हिंदी की लड़ाई इतनी बड़ी तो भारत में भी नहीं लड़ी जा रही है, नेपाल में जरा बताइए क्या है, भाषाई द्वंद्व क्या है और हिंदी कितनी बड़ी लड़ाई क्यों लड़ी जा रही है? जी, देखा जाए 3 करोड़ की नेपाल है। हाँ। हमारी आबादी वहाँ 3 करोड़ है। जिस 3 करोड़ में 52% लोग मधेश में रहते हैं। मधेश और पहाड़, इसको 2 पार्ट ले ले, पहाड़ में भी ऊपर फिर हिमालय का क्षेत्र है। तो मधेश में हम 52% लोग निवास करते हैं। तो मधेश में कई भाषाएं बोली जाती है, पहाड़ में भी कई भाषा बोली जाती है। तो मधेश में जैसे कि ले लिया जाए, ये 1850 किलोमीटर की नेपाल भारत के बीच में खुली सीमा है। तो इन खुली सीमाओं के बीच में जो भाषा है उसमें जैसे कि बजिका, मैथिली, भोजपुरी, अवधी, थारू, सतार, राजवंशी, मारवाड़ी, कई सारी भाषाएं बोली जाती है। लेकिन हम आपस में जुड़ते हैं किसी भाषा से तो वो जुड़ने की भाषा हमारी हिंदी भाषा है और हिंदी भी बोली जाती है मातृभाषा के रूप में। तो दूसरा कोई ऐसा कनेक्टिव लैंग्वेज नहीं है, जैसे कि कोई मैथिली भाषा भाषी नेपालगंज के अवधी भाषा भाषी या अवध क्षेत्र के भाषा भाषी से जुड़ेंगे और वह अवधी बोलते हैं, जनकपुर धाम के लोग बजिका बोलते हैं, मगधी बोलते हैं, मैथिली बोलते हैं, तो फिर जुड़ेंगे कैसे? भाषा से जुड़ाव होना चाहिए, भाषा से दूरी नहीं बढ़ना चाहिए। तो इसी कारण से हिंदी भाषा जो है सबों को जोड़ती है। हिंदी भाषा वह धागा है जो नेपाल के सभी भाषियों को एक माला में पिरोती है। तो न सिर्फ मधेश की 22 जिला के बासिंदे को, साहब, हिंदी की तो यहाँ तक महत्ता है नेपाल में कि सिर्फ और सिर्फ हिंदी ही एक ऐसी भाषा है जो भाषा न सिर्फ मधेश को, मधेश पहाड़ को और नेपाल भारत को भी जोड़ती है। नेपाल भारत के बीच में तो ये हिंदी भाषा देखिए रोटी बेटी रोजगार तक की भाषा है। तो हुआ यूं कि हमारे यहाँ हिंदी भाषा में पहले पढ़ाई भी होती थी, पटना यूनिवर्सिटी से क्वेश्चंस जाते थे। न भारत के सहयोग से जब तिरुवनंतपुरम यूनिवर्सिटी का स्थापना हुआ उस वक्त में यहाँ से सब कुछ हिंदी भाषा में होता था। लेकिन जब से हमारे यहाँ नया शिक्षा योजना आया तो एक भाषा एक भेष की नीति नेपाल के बासिंदों पर लाद दी गई। तो इस तरह से हिंदी को हाशिए पर पहुँचा दिया गया और ज़बरदस्ती हिंदी भाषा भाषियों को खस भाषा, देखिए नेपाली भाषा यहाँ क्या एक मैं इसको थोड़ा सा बताऊं, जो कि नेपाली भाषा तो नेपाल में 135-36 भाषा है, लेकिन एक ही भाषा को, जो खस भाषा गोरखाली भाषा है, एक सीमित समुदाय की अपनी निजी मातृभाषा है। तो चूंकि नौकरी में, प्रशासन में उन लोगों की भागीदारी अधिक है, तो उन्होंने अपनी भाषा को ही सभी भाषा भाषियों पर लाद के, न सिर्फ मधेसियों पर, पहाड़ में रहने वाले जो शोषित पीड़ित आदिवासी जनजाति पहाड़ के मूलवासी हैं उन लोगों पर भी लादते हुए और खस गोरखाली भाषा को नेपाली भाषा का नाम दे दिया और दुनिया वही जानने लगी। तो एक भाषा और एक भेष, आप देखते होंगे जो कि नेपाल के लोग यदि आपके यहाँ आते होंगे
तो ये दाउरा सुरबार बोलते हैं, वो पहिरन को टोपी लगाए रहते हैं। तो वास्तविकता एक तो यह है ना कि नेपाली सिर्फ वही नहीं ना है, हम भी तो नेपाली हैं। फर्क इतना है, हम 52% लोग हैं साहब। फर्क इतना है कि वो टोपी वाले हैं तो हम धोती वाले हैं, वो टोपी वाले हैं तो हम धोती वाले हैं, हम लुंगी पगड़ी गमछा वाले हैं, हम कुर्ता बंडी वाले हैं। तो हमारा कहना है कि अपने ही ढंग से उन लोगों ने जनमानस को परिचित करवाया। अर्थात निचोड़ में इसको ऐसे देखा जाए कि एकल भाषा और एकल भेष के राष्ट्र के रूप में नेपाल को स्थापित कर दिया, जो कहीं से भी सत्य नहीं है, जो सर्वथा असत्य है। नेपाल एक बहुल भाषिक बहुल सांस्कृतिक राष्ट्र है और इसमें 140 से अधिक राष्ट्रीयता हमारे देश में है। तो एक ही राष्ट्रीयता का देश बना दिया गया। तो इस तरह, और न सिर्फ मधेश, हमने मधेश की बात आपको निवेदन किया कि नेपाल में हमसे यदि पूछेंगे तो 80% आबादी भारत से ही गई है। ये सत्य है। कैसे है कि 80% लोगों का पूर्वज राष्ट्र भारत है, लेकिन बहुत लोग नहीं कहते हैं। ऊपर के आप 5 स्टेट हमसे लगती है, उधर सिक्किम साइड में चले जाइए, फिर बंगाल आ गई, बिहार आ गई, हम लोगों से लगने वाली जनकपुर धाम से जो स्टेट लगती है, जो जनकपुर धाम आज मध्य प्रदेश की राजधानी भी है। फिर आप उत्तर प्रदेश चले जाइए, उत्तराखंड चले जाइए, तो ऊपर में उत्तराखंड और सिक्किम के लोग जो हैं, ये लोग आपको उधर के जो हमारे गैर मधेसी हैं, पहाड़ी मूल के लोग हैं, हमारे भाई बंधु, वे लोग फिर उधर से आए हैं। तो उधर से आए हैं तो 80% के करीब लोग भारतीय मूल के नेपाली नागरिक हैं, इंडियन ओरिजिन के लोग हैं, जिनकी पूर्वज राष्ट्र भारत है, जिनके रिश्तेदार राष्ट्र भारत है। लेकिन विडंबना है, तो चूंकि हम लोगों का निचोड़ यह है, जो कि हम लोग 34 वर्ष पहले जो हम लोगों के ऊपर विभेद हुआ, डिस्क्रिमिनेशन हुआ, तो वो विभेद क्या था कि हमारी नौकरी में 5% की उपस्थिति नहीं है, नेपाली सेना में हमारी 2-5% की उपस्थिति नहीं है, सरकारी सेवाओं में साहब हमारी उपस्थिति नहीं है। और उस अवस्था बात हो रही थी तो आपने ये बात बताया कि ठीक है, लोकतांत्रिक व्यवस्था है नेपाल में और जो भी वोटिंग वगैरह जो भी प्रोसेस चलती है। अब 52% यदि आबादी है तो फिर ऐसी स्थिति में तो मुझे नहीं लगता है कि आपके तो प्रतिनिधि ऊपर जाते हैं, आपके लोग भी हैं, तो ये चीज़ें कैसे खड़ी हो गई ये स्थिति? बस इसकी मैं जवाब दे दूं तो पहले उसको कंप्लीट कर लूं जो इससे पहले था। तो चूंकि हमारी आबादी आपने कहा ना, तो इसमें है क्या कि 52% जो आप आबादी मधेश की जो है हमारी, उसमें जो रहने वाले लोग हैं, तो उन लोगों के बीच में एक बिखराव है। और सबसे विषय कहाँ जाके अटकती है कि नेपाल एक ऐसा अनोखा राष्ट्र है जहाँ समान जनसंख्या के आधार पर निर्वाचन क्षेत्रों का बंटवारा नहीं है। पहाड़ में अधिक एमपी की कंस्टिट्यूएंसी दे दी गई क्षेत्र के आधार पर, वहाँ लोग पहाड़ और गिट्टी और बालू और जंगल का प्रतिनिधित्व करते हैं, दुनिया में कहीं सुना था। और हमारे मधेश में अधिक जनसंख्या के आधार पर निर्वाचन क्षेत्र है। और न सिर्फ इतना ही, मैं पहले वाले आपके जिज्ञासा पर आऊँ कि मधेश के साथ तो ये भेदभाव है ही, पहाड़ के जनजातियों और मूलवासियों के साथ भी यही भेदभाव है। और इसमें एक चीज़ स्पष्ट हो जाए कि आज 275 वर्षों से हमारे साथ यह डिस्क्रिमिनेशन है साहब। और नेपाल के विकास में, उसके राजस्व में हमारी 80% की सहभागिता है। 80% का राजस्व, 80% का रेवेन्यू हमारे मधेश से जाता है। और काठमांडू की सिंह दरबार के बारे में स्पष्ट हो जाए कि सिंह दरबार जो है काठमांडू में, वहाँ सारा सेंट्रल सेक्रेटेरिएट है, मंत्रालय है, तो हम लोग वहाँ सिंह दरबार कहते हैं। और उस सिंह दरबार को हम लोग नस्लीय सिंह दरबार कहते हैं। तो नस्लीय सिंह दरबार जब वो बजट हमारे मधेश को लौटाती है, तो सिर्फ 20% लौटाती है, 80% हजम कर जाता है। तो ना हमारी विकास होती है, ना हम उस बजट का उपयोग कर पाते हैं, उपभोग कर पाते हैं। और यह होता काहे है, इस पर आइए कि ऐसा वो कैसे कर लेता है। कैसे, आपने सही कहा, आपने अभी पूछा हमसे कि आपकी 52% तो यहाँ मधेश में लोग रहते हैं, पहाड़ में भी 30% आदिवासी जनजाति जो दमित है, उनसे उनके द्वारा पीड़ित हैं। तो लगभग 80 लाख हिंदी बोलने वाले लोग हैं। हिंदी बोलने वाले तो 100% है। अब हमसे पूछेंगे तो 100% नेपाल में हिंदी बोलने वाले हैं, जिनको मधेसी के अलावे, पहाड़ के जनजातियों के अलावे शासन सत्ता में जो बैठे हुए हैं, जिन लोगों को हिंदी के नाम पर जो बिखराव पैदा करवाते हैं मधेश में, पहाड़ के जनजाति क्षेत्रों में, तो उन लोगों को हिंदी फिल्में प्यारी है, हिंदी गाने प्यारे हैं। लेकिन हिंदी भाषा सिर्फ इसलिए प्यारी नहीं हो पाती है कि मधेसी
मधेश का हिंदी भाषा से जो जुड़ाव है, धोती कुर्ता वाले जो हिंदी भाषा से प्रेम करते हैं, हिंदी भाषा जो हमें भारत से जोड़ती है, हिंदी भाषा जो मधेश के पूरब से पश्चिम तक के लोगों को जोड़ती है, 22 जिला को जोड़ती है, हिंदी भाषा जो मेची से महाकाली को जोड़ती है, तो फिर जुड़ जाएगा। एक ही अस्त्र है साहब मधेसी को जुड़ने का, वो अस्त्र है हिंदी भाषा। जिस हिंदी भाषा से हम 22 जिला के मधेसी जुड़ते हैं, और उनके पास एक ही अस्त्र है हिंदी भाषा, जो हिंदी भाषा तुम्हारी भाषा नहीं है, यह भारत की भाषा है। यह झूठा प्रचार करके और मधेश को कहीं मैथिली के आधार पर, कहीं भोजपुरी, कहीं अवधी, कहीं मारवाड़ी के आधार पर तोड़ दो। तो हमको जुड़ना है तो सिर्फ हिंदी ही तो माध्यम है हमारे पास, जो हम सभी भाषा भाषी को जोड़ के हम समूचा 22 जिला का मधेश एक जगह एक स्थान पर आ सके। तो इस तरह से हिंदी की महत्व हमारे जीवन में, हमारे राजनीतिक जीवन में, अधिकार पहचान के जीवन में हमारे लिए सबसे अधिक है। हिंदी के बिना तो मधेश की प्रगति ही नहीं हो सकती है। सिर्फ और सिर्फ एक ही सूत्र है हिंदी, जो सूत्र हमें एक मधेशवाद को स्थापित करती है। हिंदी ही एक ऐसी सूत्र है जो हमारी मधेसी राष्ट्रीयता को स्थापित करती है। राष्ट्रीयता ही भिन्न साहब, उनकी पहाड़ी राष्ट्रीयता है, हमारा मधेसी राष्ट्रीयता है। 140 राष्ट्रीयता की देश है। आप पहाड़ में चले जाएं, वहाँ के जनजाति लोग हैं, वो राय, लिंबू, गुरुंग, राय, लिंबू, गुरुंग, मगर, तमांग, शेरपा, नेवाड़ी, उन लोगों के साथ भी वही डिस्क्रिमिनेशन है। पहचान मिटा दिया गया साहब। पहचान तो ऐसे मिटाई जाती है जो हमारे मधेश में, यहाँ की धरती से मैं कहूँ, चूँकि लोगों को जानना चाहिए, सबसे पहले क्या करता है लोग कि संस्कृति के साथ खिलवाड़ करता है, पहचान के साथ खिलवाड़ करता है। तो हम जहाँ से आते हैं, जनकपुर धाम क्षेत्र में एक नदी है, उस नदी का नाम रातू नदी है। तो रातू नदी है, उसको बिगाड़ के ये लोग कर दिया क्या, तो उसका नाम रखे रातो नदी। नेपाली में रातो माने लाल रंग को कहते हैं। तो इस तरह से काठमांडू में आप जाएंगे तो रातू को रातो बना दिया। मैं मधेश की बात करूं, काठमांडू जाएंगे तो वहाँ की एक वहाँ जो सबसे अधिक जिनकी जनसंख्या है और जिनका निजी वह अपना शहर है, जिस पर अब तो घुसपैठ हो गए, सभी लोग जाके रहते हैं। नेपाल में कोई कहीं रह सकता है, भारत में भी अलग बात है। तो नेवारों की शहर काठमांडू है, नेवारों की शहर काठमांडू है। तो नेवारों के शहर काठमांडू के बीचों बीच एक माइती घर करके एक स्थान, एक चौराहा है, बहुत फेमस, वहाँ आंदोलन वगैरह होती रहती है, मंडेला बोलते हैं, माइती घर मंडेला। उसका ओरिजिनल नाम फिबख नाम के, जो वहाँ के पहचान से संबंधित है, नेवारों की धरती पर नेवारों की पहचान से संबंधित फिबख, उस फिबख का नाम बदल के रख दिया माइती घर मंडेला। अभी हम लोग तिब्बत बॉर्डर पर एक आंदोलन करने गए थे, वहाँ आपको तापलेजुंग एक हिमालय जिला है। हिमालय जिला में जैसे हम और आप वेद धर्म ग्रंथ को मानते हैं, वेद हमारा मूल धर्म ग्रंथ है, तो पहाड़ में आप किरात जो हैं, लिंबू लोग जो हैं, वो हमारे संग साथ हैं। अभी हमारी राष्ट्रीय मुक्ति पार्टी नेपाल से काफ़ी उनकी जुड़ाव है, चूँकि हम बहुराष्ट्रीयता को लेकर चल रहे हैं, उस पर मैं बाद में आऊँगा। तो वहाँ तापलेजुंग जिला में एक बहुत बड़ी पहाड़ है साहब, तो मुंधुमी सभ्यता बोलते हैं। तो मुंधुम धर्म ग्रंथ में उसको मुकुमलुंग पहाड़ बोलते हैं। तो मुकुमलुंग पहाड़ का नाम बदल के पाथीभरा रख दिया। हर एक जगह इनकी यही चालबाजी। तो मुकुमलुंग का नाम बदल दिया, ऊपर उसका चोटी चोटलांग है, उस पर पाथीभरा स्थापित कर दिया। उसके बाद फकतालुंग है, उसके बाद तिब्बत है। तो हर एक जगह सांस्कृतिक रूप से पहले सांस्कृतिक पहचान को ये लोग ध्वस्त करते हैं। तो अब विषय वहीं आती है कि कैसे पहाड़ के आदिवासी जनजाति को और मधेसी को एक जगह ना आने दे, और सीमित लोग नेपाल में शासन सत्ता में सहभागी हैं। यह अवस्था है साहब। मेरा सवाल यही है कि जिस देश में लगभग 80% हिंदू हों और हिंदू राष्ट्र के तौर पे एक अलग पहचान रही हो, ये भी हम कह सकते हैं कि भारत से ज़्यादा, अगर परसेंटेज की बात करें तो भारत से ज़्यादा स्थिति है वहाँ पे नेपाल में कि हिंदू बड़ी संख्या में है। और 2001 के पहले हिंदू राष्ट्र के तौर पे था भी, उसके बाद फिर राजा और उनके पूरे परिवार की हत्या होती है, नए शासक आते हैं और उसके बाद फिर सब चीज़ें बदलती हैं। ये चीज़ें बदली तो ठीक है, ऊपर चीज़ें बदली, लेकिन क्या नेपाल के जो लोग हैं, नेपाल में रहने वाले लोग हैं, जिनकी इतनी बड़ी तादाद है, हिंदी बोलने वालों की लाखों में तादाद है, जिनका रोटी बेटी का रिश्ता भारत से रहा है, जो बिहार से उनका खासतौर से बहुत बड़ा रिश्ता रहा है। आपके परिवार के बारे में मैंने पढ़ा, पटना से लेते हुए आपकी धर्मपत्नी तक, माता पिता तो छोड़िए, धर्मपत्नी तक बिहार से कनेक्शन है, बिहार की है। ऐसे में कैसे ये अचानक से चीन और इन सब की तरफ लगाव बढ़ता है और इस इंडियन कल्चर से मिलता जुलता जो भी चीज़ें हैं उसको दबाया जा रहा है, ख़त्म किया जा रहा है, हिंदी भाषा को ख़त्म किया जा रहा है, मान्यता तक नहीं मिल रही है। कम से कम इतना तो होना चाहिए। क्या पॉलिटिक्स चल रही है नेपाल में?
पहला प्रश्न आपने किया कि हिंदुत्व के बारे में, सनातन संस्कृति के बारे में, तो मैं आपको स्पष्ट कर दूं, दुनिया में बड़ा विचित्र भी हो रहा है कि आपने देखा होगा अभी हमारे मित्र राष्ट्र, पड़ोसी राष्ट्र या पूर्वज राष्ट्र कहें, मेरे भाषा में तो पूर्वज राष्ट्र हम कहते हैं भारत को, तो यहाँ पर एक निर्दयी, मैंने कहिए ना कि उतनी बड़ी विभत्स ये दुर्घटना होना कि एक धर्म के आधार पर पुलवामा हत्या होती है, तो आप देखेंगे कि आज दुनिया में इस्लामियत की फैलावट क्रूरता के आधार पर हो रही है। क्रूरता उनकी हथियार बन गई। कैसे बन गई? सभी मुस्लिम तो गलत ही नहीं होंगे, तो क्रूरता का प्रशिक्षण इतना बड़ा दिया जाता है। देखिए कैसे इसको मैं नेपाल से जोड़ता हूँ। क्रूरता के आधार पर इस्लाम की फैलावट की शुरुआत हो चुकी। जो अच्छे मुस्लिम वहाँ भी क्या कहेंगे, वो चुप हैं। ईसाइयत की फैलावट दुनिया में यदि कहीं होती है ना, तो ईसाइयत की फैलावट धूर्तता से होती है। वो बहुत धूर्त होते हैं ईसाई लोग। और हिंदुत्व की जो व्यवस्था है ना, सनातन संस्कृति जिसको बोलते हैं, जो सनातन संस्कृति आपको हमें यह सिखलाती है जो हत्या हिंसा से तो दूर ही रहो, परे ही रहो, परंतु एक चींटी भी पाँव के नीचे आ जाए तो चींटी यदि कुचल जाए तो राम नाम कहना सीखो। तो हिंदुत्व की जो अवस्था है वो हम लोग इतने शांति प्रिय हो गए जो कि घर में बैठे रहने से और कोई हमारा काम दूसरा कर देगा तो हिंदू। तो अब नेपाल में आइए, तो नेपाल में दरअसल हुआ क्या कि लोकतंत्र की बहाली की आंदोलन हुई 46 में। भारतीय नेता का भी बहुत बड़ा सपोर्ट। नेपाल में कोई भी परिवर्तन हुआ है तो बिना भारत के संग साथ का संभव नहीं हुआ। हम लोगों ने भी लड़ा है, लेकिन भारत ने अपने जो हमारी एक भारत के साथ जो हमारी प्राकृतिक रिश्ता है, वो प्राकृतिक रिश्ता है, सांस्कृतिक रिश्ता है, सामाजिक रिश्ता है, धार्मिक रिश्ता है, शैक्षिक रिश्ता है। तो ये रिश्ता ही इतना नज़दीक का है जो हम लोगों को भारत हर मोर्चे पर अपना संग साथ दिया है। तो इस तरह से जो आप पाएंगे, तो वहाँ पर जब लोकतंत्र की बहाली हुई, फिर लोकतंत्र अपदस्थ हुआ, फिर राजा का शाही शासन आया, ज्ञानंद सरकार के हाथ में आया, ये सब चलता रहा। हर 10 वर्ष पर वहाँ कोई न कोई उथल पुथल होता रहता है। उसके बाद जो हम लोगों ने लोकतांत्रिक आंदोलन किया, तो लोकतांत्रिक आंदोलन करने के बाद एक नई संविधान की विषय आई। हमारे यहाँ यह 7वीं संविधान है साहब। आपके भारत में एक ही संविधान इतने वर्षों से संशोधित होकर चल रहा है। अमेरिका में सैकड़ों वर्षों से एक ही संविधान है। हमारे यहाँ 7वां संविधान है, 8वां संविधान। ये कब फेल हो जाएगा? वहाँ हमारे यहाँ सिलसिला ही है संविधान फेल होने का। नहीं, संविधान का मतलब भी होता वही संविधान पर आ रहे हैं कि कैसे आपने पूछा ना कि कैसे हो गया हिंदू धर्म के। तो हमारे यहाँ 90-92% लोग ओमकार परिवार से हैं। हिंदुत्व की बात तो सनातन संस्कृति को मानने वाले हैं। तो यह एजेंडा ही नहीं था वहाँ कि आपको नेपाल को धर्मनिरपेक्ष बनाना है। लोकतंत्र तक की यात्रा, लोकशाही को बहाल करने की हमारी एक पवित्र यात्रा थी। वो आज भी है। लोकशाही से अच्छी व्यवस्था दुनिया में कोई भी नहीं ये है। वहाँ तक हम लोग क्लियर हैं। लेकिन हमारे सनातन संस्कृति को बर्बाद करके और वहाँ पर धर्मनिरपेक्षता लाद दी गई, तो हुई कैसे? तो वहाँ जो हम शासन, मेरा सवाल ये है, इसी में थोड़ा सा कनेक्ट करना चाहूँगा कि जब लोकतंत्र की बात करते हैं तो हिंदू राष्ट्र से उसको एक सेकुलर राष्ट्र करने घोषित करते हैं और सबकी बात करते हैं, डाइवर्सिटी की बात करते हैं अपने संविधान में, जो आपने नया संविधान या कई बार कन्वर्ट किया। इसी संविधान में फिर ये तो लोकतांत्रिक व्यवस्था होनी चाहिए दूसरे भाषाओं के लिए भी कि सारी भाषाएं चाहे वो 10% ही बोली जाती हो, अगर किसी क्षेत्र विषय में उसका प्रभाव है तो उसको तो इतनी तो मान्यता मिलनी चाहिए। पहले इसको क्लियर कर लें श्रीमान। पहले हम लोग धर्म की बात को क्लियर कर लें, फिर भाषा पर चलते हैं, नहीं तो ये विषय छूट जाएगी। और मुझे लगता है कि 140 करोड़ के इस राष्ट्र में, जो हमारा रिश्तेदार राष्ट्र है, और आपकी ये TV9 इतनी बड़ी चैनल है, तो थोड़ा बहुत लोगों को जानकारी होना चाहिए नेपाल का अवस्था। तो पहले इस विषय को हम धर्म की विषय को क्लियर कर लें, क्योंकि नेपाल सरभाग है। देखिए, जैसे अब 2 मायने में हम सरभाग ऊपर बैठे हुए हैं। एक मायने में जैसे हमारा पवित्र धाम केदारनाथ कभी जाएंगे तो पीठ भाग है केदारनाथ और सर भाग है पशुपतिनाथ। तब तक केदारनाथ की दर्शन पूरी नहीं होती जब तक आप पशुपतिनाथ काठमांडू में दर्शन नहीं करते हैं। पीठ यहाँ है तो सर वहाँ है। ठीक वैसे ही हिंदुत्व की या सनातन संस्कृति की जो बात है श्रीमान, तो वहाँ जो संविधान बन रहा था ना, तो वहाँ उसको धर्मनिरपेक्ष बनाया जाए, या कहीं से कोई एजेंडा नहीं था। कहाँ से आ गया फिर? तो हमने अभी निवेदन किया ना कि ईसाइयत की फैलावट दुनिया भर में धूर्तता से हुई, तो वो धूर्त लोगों का चैनल पहुंच गया, उनकी कनेक्शन पहुंच गई। और कनेक्शन कहाँ पहुंचा? तो कनेक्शन वहाँ पहुंचा वहाँ के शासन सत्ता वाले जो कम्युनिस्ट कांग्रेस वाले लोग हैं, जो लोभी पापी लोग हैं, लोभी पापी लोग हैं,
हैं, जिनको न अपने धर्म से मतलब है, न संस्कृति से मतलब है, उनको न स्थानीय समस्या से मतलब है, उनका भगवान ही पैसा है, भगवान ही पैसा है। तो वे लोग ऐसा प्रभावित हुए, जो वो कहाँ से क्या शुभ लाभ हुआ। तो होली वाइन शब्द हमारे यहाँ एक प्रचलित है, तो आप सभी न्यूज़ चैनल में पाएंगे कि होली वाइन पी के और धर्मनिरपेक्ष बना दिया। तो कहाँ से इस आयत की प्रवेश होती है, और ये संविधान बनाने वाले लोग होली वाइन के पी के उसमें मदांध होके, उसमें मदहोश होके और धर्म नेपाल को धर्मनिरपेक्ष बना देते हैं। तो उसके विरुद्ध भी हम लोग लड़ रहे हैं, एक विषय। दूसरा विषय, आपने भाषा का बात उठाया, तो निश्चित रूप से हमारे संविधान में लिखा हुआ है, अभी के वर्तमान संविधान में उसके प्रस्तावना में भी है कि नेपाल एक बहुभाषिक बहुत सांस्कृतिक राज्य है। तो हमारी मांग वहाँ नहीं है, हमारी आंदोलन वहाँ नहीं है। नेपाल में 140-135 भाषा भाषी हैं, सबों की बात है, परंतु सरकारी कार्य भाषा वहाँ एक ही है। वह भाषा क्या है, जिसका ओरिजिनल नाम है गोरखा खस भाषा, जिसको खास भाषा, खस भाषा को खास भाषा बना के राष्ट्रभाषा बना दिया, सरकारी कार्य भाषा बना दिया। तो हम कहते हैं कि आपके घर से एक सीमित समुदाय के घर से निकली हुई मातृभाषा जब राष्ट्रभाषा बन गई, हम मधेसियों को तो उसका उच्चारण भी नहीं आता था जो 2 जनरेशन पहले। अभी भी हमारे यहाँ के जो सीधे साधे लोग गाँव में रहते हैं, वैसे 70% लोग हैं जो हमारे खेत में काम करने वाले मजदूर हैं, हमारे किसान भाई बहन हैं, हमारी महिला बहन हैं, उनको आज भी नेपाली भाषा नहीं आता है। आप जबरदस्ती बोलवाते हो, जबरदस्ती टोपी पहन के नागरिकता देते हो, ये चला था, अभी वो बंद है। तो एक ही भाषा को आपने जो सरकारी कार्य भाषा बना दिया, नेपाली भाषा के अलावे आप किसी और भाषा में सरकारी कार्य नहीं कर सकते हैं, तो नहीं कर सकते हैं। तो हमारा कहना है कि हम जो इतने बड़े जनसंख्या के लोग हैं, जो हमारा समूचे मधेश का भाषा ये हिंदी भाषा है, तो 2 राष्ट्रभाषा बनाओ, नेपाली के बिल्कुल समकक्ष हिंदी भाषा को सरकारी कार्य भाषा का दर्जा दो। तो इसके लड़ाई में हम विगत 34 वर्षों से, आपको मैं बताऊं कि काठमांडू में एक बहुत बड़ी आम सभा हुई थी उस समय हमारी पार्टी की, तो हमको घायल कर दिया, हमारे नेता लोग भी उसमें घायल हुए, बीर हॉस्पिटल में 6 टाँके पड़े। तो 17 वर्ष की उम्र में साहब, वो समय था 22 दिसंबर 1990, लोकतंत्र की नई बहाली हुई थी। तो मैं वहाँ लॉ में पढ़ता था, कसम खा लिया कि जब तक हिंदी की मान्यता, हिंदी में भाषण काहे करोगे। इसके चलते वहाँ के लोग घेर के हमारा पिटाई कर दिए। धोती हिंदी को लोग भारत से जोड़ना, धोती से जोड़ना, तो इस तरह से डिस्क्रिमिनेशन है। तो हिंदी को जब तक वह नेपाली भाषा, खस भाषा, उसको नेपाली ही कही अभी, उसके समकक्ष सरकारी कार्य भाषा का दर्जा न दिया जाएगा, इस तो ऐसे बहुत लोग हैं। लेकिन यह प्रतिज्ञा रमन पांडे 34 वर्ष पहले किया है। तो रमन पांडे उस नस्लीय जो हम पर लादी गई ये विभेद है, नस्लीय विभेद है हमारे ऊपर नस्ल सिंह दरबार के द्वारा, तो उनकी नस्लीय भाषा को तब तक मैं पवित्र नहीं मानूंगा। आज तो मेरे लिए नस्लीय भाषा है ना साहब, तो उनकी भाषा को मैं तब तक नहीं अपनी भाषा मानूंगा जब तक हमारी हिंदी को वो राष्ट्रभाषा के रूप में स्वीकार नहीं करेंगे। तो इसके लिए 34 वर्ष ही बीता है, 34 जन्म कम है। आपने कहा ना कि लॉ की पढ़ाई करके हमने प्रैक्टिस नहीं किया, तो ये सब कुछ नहीं होता। एक आंदोलनकारी जो होता है उसके लिए विषय महत्वपूर्ण होता है। तो हिंदी यदि हमारे यहाँ स्थापित नहीं होगी तो हम मधेसी कभी स्थापित नहीं होंगे। जनकपुर के लोग वीरगंज के लोग से नहीं जुड़ेंगे, वीरगंज के लोग नेपालगंज और भैरहवा के लोग से नहीं जुड़ेंगे, भैरहवा के लोग बांके बर्दिया कैलाली कंचनपुर के लोग से नहीं जुड़ेंगे, कैलाली कंचनपुर के लोग, महेंद्र नगर के लोग, आप उधर जो जाते हैं वे लोग हमारे विराटनगर और झापा और भद्रपुर के लोगों से नहीं जुड़ेंगे। तो हिंदी नहीं होगी तो हम मधेसी एक जगह नहीं आएंगे, और हम मधेसी एक जगह नहीं आएंगे तो जिंदगी में साहब ये 275 वर्षों में जो मधेश इस देश को, नेपाल को 80% की राजस्व में योगदान करती है, हमारा आज तक प्रधानमंत्री नहीं बना साहब, हमारा आज तक प्रधान सेनापति नहीं बना साहब। हमारे यहाँ डीएम आपके यहाँ होते हैं, हमारे यहाँ सीडीओ कहते हैं, चीफ डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर। 77 जिला की हमारी देश है। 77 जिला में 2-3 इक्के दुक्के खोजने से आपको सीडीओ मिल जाएंगे, एसपी मिल जाएंगे। हमारा मधेसी समाज वहाँ तक नहीं पहुँच पाता है। यद्यपि हमारा मधेसी समुदाय अधिक शिक्षित है, आप डॉक्टर खोज लें, इंजीनियर खोज लें, विद्वान खोज लें, लेकिन वहाँ पर जाके एक लिखित परीक्षा होती है, एक मौखिक परीक्षा होती है, उसमें लोगों को नीचे कर दिया जाता है। तो हम मधेसी जब तक जुड़ेंगे नहीं, जब हम अपनी राजस्व की ताकत नहीं समझेंगे, तो वह ताकत उस जुड़ाव के लिए, पुनः मैं दोहराऊं, वो हिंदी भाषा ही है।
तो हिंदी भाषा की तो महत्व इतनी है कि जैसे जीवन जीने के लिए, नेपाल के परिप्रेक्ष्य में मैं कह रहा हूँ, नेपाल के परिप्रेक्ष्य में मधेश के बीच में, मधेशियों के बीच में एकता के दृष्टिकोण से, जुड़ाव के दृष्टिकोण से हिंदी भाषा का उतना ही महत्व है जितना महत्व जीव को जिंदा रहने के लिए सांस की जरूरत है साहब, पानी की जरूरत है। वह जरूरत नेपाल में हम लोगों के लिए खास करके हिंदी की जरूरत है। और मधेश पहाड़ के बीच में जुड़ाव के लिए और समूचे नेपाल और भारत के बीच में जुड़ाव के लिए। और आपने कहा ना कि वे लोग नेपाली का, तो हम कहते हैं वे लोग भी जब भारत आते हैं, भारत के बिना किसका बनता है? क्या किस भाषा में बात करते हैं? यहाँ नेपाली भाषा में बात करते हैं। और नेपाली भाषा को, वो हिंदी को कहते हैं भारत की भाषा। तो ये भारत के संविधान में भाषा की जो सूची है वो 8वीं सूची में दर्ज है। तो नेपाली भाषा तो यहाँ भी दर्ज है, तब तो नेपाली भी तो भारत की भाषा है उस दृष्टिकोण से आप देखेंगे तो हिंदी की जो विषय है वो सिर्फ मान्यता हमको नहीं चाहिए। हिंदी को नेपाली के समकक्ष सरकारी कार्यभाषा बनाना होगा। इसलिए बनाना होगा कि हम नेपाल के विकास में 70% से 80% का राजस्व देने वाले समुदाय से आते हैं। हम अन्न खिलाते हैं, हम पूरा नेपाल को बहुत कुछ प्रदान करते हैं और बदले में हमको 20% मिलता है। तो इसलिए हिंदी की महत्व वहाँ विशिष्ट महत्व है। मैं एक सवाल, अभी जो हाल फिलहाल में चल रहा है पहलगाम और भारत पाकिस्तान का तमाम जो खबरें आपने पढ़ा, नेपाल को कई बार देख के लगता है कि वर्तमान परिस्थितियों में पिछले 7-8 सालों में, 10 सालों में, 15 सालों में कम्युनिस्ट शासन हो या जो भी वहाँ की पॉलिटिक्स हो, कुछ चीज़ें बदलती दिख रही हैं। जैसे पाकिस्तान पे चीन का प्रभाव दिखता है, उसी तरीके से डिपेंड लगता है कि नेपाल चीन पे ज़्यादा वो हो रहा है, डिपेंडेंट हो रहा है, भारत से दूरियाँ बढ़ रही हैं। और ऐसी परिस्थिति में जब आप बताते हैं कि 80% से ज़्यादा हिंदू हैं, उस परिस्थिति में जब 8%, 6%, 7% मुस्लिम और क्रिश्चियनिटी की संख्या बढ़ रही है, हिंदी भाषा को वो बराबर का स्तर नहीं मिलता है, ये तमाम चीज़ें आप मतलब संख्या में ज़्यादा है, आपकी सारी ताकतें हैं, लोकतांत्रिक व्यवस्था है, इन सब के बावजूद आपका लगाव चीन की तरफ बढ़ रहा है, दबाव चीन का नेपाल में बढ़ रहा है, नेपाल में चीन का घुसपैठ बढ़ रहा है। ये सारी परिस्थितियाँ कैसे पैदा हो गई? देखा जाए, नेपाल में जो शासन सत्ता में बैठे लोग हैं ना, वे बारी बारी से ठगते हैं। कभी भारत को ठगते हैं, कभी चाइना को ठगते हैं। हम लोग तो उससे स्थान पर नहीं हैं। वो नहीं होने का एक कारण है कि आपके यहाँ अपने भारत में जब अंग्रेज भगाओ आंदोलन चल रहा था तो यहाँ जयचंद मिर्जाफरों की कमी तो नहीं थी। कदम कदम पर जयचंद मीर जाफर खड़े थे ना समाज में, जो उनके आदमी बन के काम करते थे। तो हमारे मधेसी समुदाय में भी जगह जगह जयचंद मीर जाफर है। एक विषय यहाँ आती है जिनको वो लोग अपने कार्यकर्ता बना के, वो पार्टी है वहाँ की जो प्रमुख पार्टी है, जो शासन सत्ता में बारी बारी वही रहते हैं, दूसरा कोई नहीं। कांग्रेस, एमआलए, माओवादी, ये प्रमुख पार्टियां हैं। और उस प्रमुख पार्टी के पिछले लोगों, हमारे भी कुछ मधेशवादी पार्टियां हैं जो चंद मंत्री के सीट और चंद राजनीतिक नियुक्तियां जो उनको मिल जाए, बस वो सारा मधेसी का वोट टोकरी में ले जाके उनके दरवाजे पे समर्पित कर देते हैं। वो देखिए, तो घर को आग लग गई घर के चिराग से, पुरानी कहावत है ना कि घर को आग लग गई घर के चिराग से, तो उसके मारे तो हम लोग हैं ही। तो उसी से उनकी मनोबल बढ़ती है। मनोबल कैसे बढ़ती है कि दुनिया में जो कम्युनिज्म खत्म हो गया साहब, वह कम्युनिज्म की प्रैक्टिस आज नेपाल में इतनी बड़ी है जो कि वहाँ डायरेक्ट हस्तक्षेप है और उन लोगों को प्रशिक्षित किया गया है। ऊपर बैठे जो लोग हैं उन लोगों को प्रशिक्षित यह किया गया है कह के कि भारत का विरोध ही नेपाल के राष्ट्रीयता का प्रतीक है। जितनी जोर से भारत का विरोध करेंगे ना, उसमें उनको दो आनंद आता है। एक तो भारत का विरोध हो गया, इसके बाद उत्तर का जो हमारा पड़ोसी है, अब हम तो पहले चीन पड़ोसी कहते ही नहीं हैं बहुत जगह, हम तो तिब्बत को आज भी पड़ोसी मानते हैं, कोई बुरा माने या भला माने। हमारा पड़ोसी तिब्बत है। चलिए, कोई कब्जा कर लिया, दुनिया में कब्जा चलता रहता है। तिब्बत पे भी आएंगे आगे। हाँ जी 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 जी। जैसे कि अभी भारत का हिस्सा था पीओके, अभी कब्जा में है। तो ये तो दुनिया में चलती रहती है, सीमाएं बदलते रहते हैं। लेकिन हमारा पड़ोसी तिब्बत हुआ करता था, तब तक हमें कोई डिस्टर्बेंस नहीं था। तो इस तरह से प्रभाव में आके भारत विरोध और उनकी राष्ट्रीयता के प्रतीक, और इस तरह से हम लोगों को परेशान किया जाता है। उसमें दो आनंद उन लोगों को आती है। एक तो भारत के विरोध से मधेसी का भी विरोध हो गया,
कि मधेसी का तो प्राकृतिक रिश्ता जो है, यह रिश्ता तो खून का रिश्ता है ना साहब। हाँ। भारत और मधेश के बीच में, पहाड़ के बीच में भी है। उनके पूर्वज भी उत्तराखंड और इधर से आए हैं ना, सिक्किम से। लेकिन क्या कहिएगा, अपने पूर्वज को पूर्वज नहीं कहना बहुत लोगों का एक फितरत बन गया है। लेकिन हमारी फितरत यह नहीं है, हमारी संस्कार यह नहीं है। हमारे पूर्वज जो भारत हैं तो निसंकोच हैं, और उतना ही नहीं है साहब। तो उन लोगों को अच्छा लगता है कि भारत विरोध करो तो मधेश का भी विरोध हो गया, और मधेश का वोट तो कुछ आ ही जाता है। तो हम लोगों के लिए कैसा रिश्ता है, देखिए कि हमारे यहाँ मधेश में यदि मामा है तो भांजा भारत में है। अभी रिश्ता की बात की, भारत में यदि मामा है तो मधेश में उसका भांजा है। तो ये निकट की रिश्ता है, तो उसको उन लोगों को आनंद आता है मधेश को चिढ़ाने में, भारत को चिढ़ाने में, और इस तरह से शासन करते हैं। तो जो लोग वहाँ कम्युनिज्म के नाम पर वहाँ देश को लूटने का काम करते हैं, बरगलाने का काम करते हैं, तो वो अब धीरे धीरे लोगों के समझ में आ रहे हैं। वो सभी सतही रूप से एक ही हैं, कभी इस पार्टी के नाम पर, कभी उस पार्टी के नाम पर। और कमोबेश कांग्रेस पार्टी जो है उनसे इतर दक्षिणपंथी, वह भी एक ही है। देखिए अभी देखिए वहाँ विपक्षी नहीं है नेपाल में, सत्ता और विपक्ष प्रतिपक्ष दोनों मिलकर सरकार बना। वैसे दुनिया में कहीं सुने थे? दोनों एक ही जगह है। ये कहे कि सत्ता की भागीदारी चाहिए, भ्रष्टाचार में इस पार्टी के भी 4 लोग, उस पार्टी के भी 4 लोग, इन पर कार्रवाई नहीं हो, उन पर कार्रवाई नहीं हो, भ्रष्टाचारों का देश हो गया। तो माने आपस में शासन सत्ता चलाने के नाम पर, मधेश को शासित शोषित करने के नाम पर, पहाड़ के आदिवासी जनजातियों पर शासन चलाने के नाम पर, ये सभी आपस में इस तरह का एक डिज़ाइन बनाए हुए हैं जो चचेरा मौसेरा फुफेरा ममेरा भाई बन के बैठे हुए हैं साहब। तो उसमें कम्युनिज्म स्वाभाविक बात है। तो कम्युनिज्म के नाम पर अपने दृष्टिकोण से, अपने ढंग से वो लोग अपना सत्ता का संचालन करते हैं। तो इस तरह से दक्षिण के जो हमारे मित्र राष्ट्र हैं, वो मित्र राष्ट्र, चूंकि उनकी तो योजना है ना साहब, उनकी तो योजना है ना कि नेपाल एक ऐसे जगह पर अवस्थित है जहां से तरह तरह का घुसपैठ करवा के, और नेपाल का जो सच्चा मित्र, सच्चा पड़ोसी और सच्चा प्राकृतिक रिश्तेदार भारत है। मैं पुनः दोहराऊं कि मित्र हमारा दुनिया है, लेकिन प्राकृतिक रिश्तेदार हमारा सिर्फ और सिर्फ भारत है, कोई 3 परत से। तो वो डिस्टर्ब करवाने में उतना ही है। अभी नेपाल में आतंकवाद का अवस्था आप देख लीजिए, दुनिया का आतंकवादी का शेल्टर बनता जा रहा है साहब। ऐसे ही थोड़े ही ना भारत सोची थी एक बार कि तिरुवनंतपुरम वहाँ जाइएगा, हमारे यहाँ अभी एक अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है, एक और बनी है पोखरा में, उसका तो चर्चे छोड़ दीजिए। वो तो ऐसा बना कि बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव, कल तक चाइना कहती थी कि वो सहयोग से बना, अब कहती ऋण दे दिया हमने। भारत नेपाल के विकास में 77% का अकेले का योगदान भारत का होता है। 1 रुपया कर्ज ऋण नहीं। अभी एक बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव कह के पोखरा एयरपोर्ट का निर्माण हुआ, और उसको अब हमारे चाइना के लोग कहते हैं कि वो कर्ज में दिया है। 100 वर्ष में भी वो कर्ज हम लोगों से चुकता नहीं होने वाला है। और उससे तो काहे बना पूछिएगा, तो वहाँ के कुछ कम्युनिस्ट, लाल आतंकवादी कहिए साहब। कम्युनिस्ट क्या होता है आज की दुनिया में? कम्युनिस्ट का अर्थ आप सुन लीजिए, गरीब को और गरीब बनाओ, गरीब को और गरीब बनाओ, मध्यम वर्गीय समाज को भी गरीब बनाओ, और गरीब सर्वहाराओं की पार्टी कम्युनिस्ट पार्टी का नारा लगाओ। और इसके जितने भी नेता होते हैं, बड़े बड़े नेता, वो राजा महाराजाओं की जिंदगी जीते हैं। तो वो लाल आतंकवादी नेताओं को शुभ लाभ करवाने के चक्कर में भयानक भ्रष्टाचार के साथ निर्माण हुई है हमारे यहाँ पोखरा एयरपोर्ट, जिसको आज बिना कोई कॉस्ट एनालिसिस का, बिना कोई ब्रह्म लूट के तहत आज सैकड़ों करोड़ की वहाँ घोटाला है, और वहाँ पोखरा एयरपोर्ट की निर्माण होती है। वहाँ कोई भी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कोई बड़ी प्लेन उतरने की अवस्था नहीं है घोटाला के कारण। तो एक तिरुवनंतपुरम अंतर्राष्ट्रीय हमारे यहाँ अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है, और वहाँ दैनिक आप देखेंगे कि दैनिक वहाँ क्या क्या सोने का कांड, तो ड्रग्स का कांड, तो सुरक्षा के नाम पर वहाँ भी वसूली है। आप वहाँ का पत्र पत्रिका उठा के देख लीजिए। मैं अभी जो आपके सामने बोल रहा हूँ, ये मैं प्रमाणित बात बोल रहा हूँ, प्रमाणित बात बोल रहा हूँ। तो सरकार ही वहाँ पर भ्रष्टाचार को प्रश्रय दे रही है। अभी हमारे यहाँ नेपाल में संसद का बैठक रुका हुआ है।
वहाँ मानव तस्करी चलता था। और वीसा जो है सो वीसा प्रकरण में अभी एक नई प्रकरण नेपाल में आई है, तो वहाँ एक शंका व्यक्त किया जा रहा है, शंका व्यक्त किया जा रहा है कि हमारे गृह मंत्री का ही उसमें हाथ था। अब विपक्ष के लोग जो हैं वो लोग उनकी राजीनामा मांग रहे हैं। बड़ी बड़ी कांड नेपाल में होती रहती है। तो हमारा कहना है कम्युनिज्म पर आप थे, तो कम्युनिज्म जो है सो तो अपने आप में आज फेल्योर व्यवस्था है। तो इन्हीं विषयों के तहत हम लोगों ने जब राष्ट्रीय मुक्ति पार्टी नेपाल का निर्माण किया है, जो हमारी दर्शन है, जिसके हमारे अध्यक्ष श्रद्धेय राजेंद्र महतो जी, पूर्व प्रधानमंत्री जी, तो हम लोगों ने कहा है कि हम दोनों को आयातित मानते हैं। कम्युनिज्म कैपिटलिज्म दोनों आयातित व्यवस्था है। तो इसी कम्युनिज्म और कैपिटलिज्म के विरुद्ध, होली वाइन के विरुद्ध, जिस होली वाइन को पी के इन लोगों ने हम पर एक गलत संविधान लाद दिया, नस्लीय संविधान, विभेदकारी संविधान, जिस संविधान से हम लोगों का कोई अपनत्व नहीं है। इस राज्य के संरचना से हमको अपना राजत्व ही महसूस नहीं हो रहा है, अपना अपनत्व ही महसूस होने। जो संहिता की स्थापना हुई है, 7 प्रदेश बनाया गया है, वह संहिता पहचान के नाम पर है ही नहीं। एक मधेश है, 22 जिला का बनना था, ये 8 जिला का बना दिया। हम भी 22 जिला नहीं पहुंच पाए, बाकी नदी नाला के नाम पर बना दिया। तो वो जो संविधान है, तो इसीलिए हम लोग निकल पड़े कि आयातित कम्युनिज्म कैपिटलिज्म के विरुद्ध, होली वाइन के विरुद्ध, पूर्वीय दर्शन पर आधारित स्वदेशवाद, बहुल राष्ट्रीय राज और सामुदायिक समाजवाद के स्थापनार्थ हमारी राष्ट्रीय मुक्ति पार्टी नेपाल अभी वहाँ काम कर रही है। जो 3 स्टेज में हम लोग वहाँ काम कर रहे हैं, अभियान, संघर्ष और विद्रोह। तो अभी अब हम लोग अभियान से निकल के संघर्ष पर आए हैं, और हमारी टारगेट है कि 3 वर्षों के अंदर में हम लोग नस्ली सिंह दरबार जो काठमांडू में बैठी है ना, जो डंटा चला के हम लोगों को शहीद करके सैकड़ों शहीद कर दिया। हम लोग अलग अलग लड़े ना, मधेश अलग लड़ी, थारू अलग लड़े, जनजाति अलग। तो हम लोगों का एक कल्पना है कि मधेसी 33%, आदिवासी जनजाति 33%, इतना जो हम लोग एक क्लस्टर में एक जगह आ जाते हैं, और वो खस ब्राह्मण जो हैं 33%, उनमें भी बहुत लोग डिस्क्रिमिनेटेड हैं, पश्चिम के लोग। तो हम लोग इनको घुटना टेकवा देंगे, और घुटना टेकवाने के बाद हम लोग सभी का राष्ट्र बनाएंगे, बहुल राष्ट्रीय राज, सभी के राष्ट्रीयता का राज। अभी तो एकल भेष, एकल भाषा का नेपाल है, और चंद लोग इस तरह से वहाँ राजनीति करते हैं, और वहाँ काठमांडू से दिल्ली को इन्फॉर्मेशन गलत आती है, और दिल्ली के लोग, आप बहुत लोगों से देखिएगा तो नेपाली का मतलब रमन पांडे को कोई समझेगा ही नहीं, तो समझेगा इंडियन है, बिहार से, यूपी से। यह क्यों हुआ? रमन पांडे नेपाली है, तो मैं कहता हूँ एक कुर्ता पहना हुआ आदमी, धोती पहना हुआ आदमी विशुद्ध नेपाली है, इसको दुनिया क्यों नहीं पहचानी साहब? काहे एक परिचय के साथ खिलवाड़ किया गया? एक ही परिचय को आप राष्ट्रीय पोशाक बना देते हो, एक ही भाषा को आप राष्ट्रीय भाषा बना देते हो। तो इसी के विरुद्ध में हम लोग लड़ रहे हैं। इतना ही है साहब, हमारी ज़मीन जो है, तिब्बत के तरफ से जो हमारी ज़मीन थी, टिंगरा नदी तक था नेपाल का भूभाग, वह भी कब्जा में चला गया। कौन कहे? अभी हमारे यहाँ देखिए एक सगरमाथा मीट हुआ है, नए विषय में मैं प्रवेश थोड़ा सा आपको करवाऊँ। मैं समय सीमा असल समाप्त हुए, लगातार उधर से कॉल आ रहा है, एक महत्वपूर्ण विषय है। हाँ, थोड़ा सा बस 1-2 मिनट जी, तो ये जानकारी देना जरूरी है। अभी हमारे यहाँ महीना दिन पहले वहाँ पर एक सगरमाथा मीट हुआ है। हम लोगों की यह उद्देश्य थी, जो सबसे ऊंची जो चोटी है हमारे पास हिमालय पर 29,28 फीट पर सगरमाथा, उसको सगरमाथा के नाम से दुनिया को हम लोग प्रसिद्ध करें, जो दुनिया माउंट एवरेस्ट के नाम से जानती है। तो उसको अभी हमारे यहाँ चाइनीज एम्बेसडर, उसमें जो वक्ता थे, अंतर्राष्ट्रीय स्तर के लोग थे, तो वो लगातार उसको अपनी चाइनीज भाषा में चोमलुंगबा कहते रह गए। वो एक बार भी सगरमाथा उन्होंने नहीं कहा। तो उनकी नीयत है कि उत्तर की तरफ से उसको भी कब्जा कर लो। तो इस तरह से हमारे यहाँ एक उसको रणभूमि बनाया जा रहा है, जिस रणभूमि को नहीं बनने देने का काम के लिए हम लोग हिंदी भाषा के माध्यम से और राष्ट्रीय मुक्ति पार्टी नेपाल के माध्यम से हम लोग आगे बढ़ चुके हैं, और इसको हम लोग एक नेपाल को सुंदर देश बनाने के ओर लग चुके हैं। आज तक जो हुआ इसको हम लोग सिद्ध करके रहेंगे। बिल्कुल रमन जी, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए, और आशा है, उम्मीद है कि आपके देश में, नेपाल में, हमारे पड़ोसी देश में, जिसके साथ हमारे तमाम रिश्ते हमेशा से रहे हैं, आज से नहीं, प्राचीन काल से रहे हैं, वहाँ पे वास्तविक रूप से लोकतंत्र स्थापित हो, आपकी लड़ाई जो हिंदी के लिए है वो सफल हो। इस तमाम विषय पर आपकी क्या राय है, हमारे दर्शकों की क्या राय है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। जुड़े रहिए TV9 बिहार झारखंड के साथ। नमस्कार।